Hello everyone. Today we are going to start the first chapter of physics, that is introduction to physics. So what is physics? फिजिक्स की अगर हम बात करें, ये काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है। बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो फिजिक्स जो है काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है, काफ़ी स्कोप है फिजिक्स का। तो सबसे पहले फिजिक्स है क्या, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। देखो, जितने भी फिनोमिनन हैं जो फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, ठीक है, ये पेन है भाई, बॉल है, कार है, पर्सन है, सैटेलाइट है, अर्थ है, प्लेनेट है, जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी देख लो आप, जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, उन सब से जुड़े हुए जितने भी फिनोमिनन हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए जितने भी फिनोमिनन हैं, उन सब की स्टडी किसके अंदर आती है? फिजिक्स के अंदर आती है। तो इन फिजिक्स, ये अब साइंस की ब्रांच है। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा है, साइंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्क्राइब, किसको डिस्क्राइब करेगी, किसको एक्सप्लेन करेगी? ये डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है उन फिनोमिनन्स को जो फिजिकल यूनिवर्स में हैपन्स होते हैं, अकर्स होते हैं, ठीक है। सो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्क्राइब द फिनोमिनन्स विच आर रिलेटेड टू द फिजिकल यूनिवर्स। तो फिजिकल यूनिवर्स का मतलब यहाँ पे है जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी फिनोमिनन हैं, उन सब की स्टडी को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ फिनोमिनन्स को मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसे मोशन ऑफ ए कार। आप सभी ने इस चीज़ को देखा होगा, कार मूव कर रही है। भाई फिजिक्स में ना यही एक यूनिक चीज़ है, ये खास चीज़ है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में यही है कि फिजिक्स में जितने भी फिनोमिनन हैं, उन सब को आप डेली लाइफ में उनसे मतलब डेली लाइफ में आप उन चीज़ों को देखते रहते हो, ऑब्जर्व करते रहते हो। तो फिजिक्स में जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो सब आपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं उनको देखा हुआ है। तो ये चीज़ फिजिक्स को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना देती है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी बना देती है और उसको समझना भी आसान हो जाता है। भाई आपने अगर कोई चीज़ को फिजिकली, किसी चीज़ को आपने देखा हुआ है या आपने किसी चीज़ को महसूस किया हुआ है कि भाई हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, तो फिर उसको पढ़ने में एक इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है और उसको समझना थोड़ा सा ईजी भी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मोशन ऑफ ए कार, कार इज ए मूविंग ऑन ए रोड। आप सभी ने देखा है, ऑटोमोबाइल्स मूव करते हैं, कार मूव करती हैं, बाइक मूव करती है, ट्रक मूव करते हैं। तो मोशन जो है, किसी भी व्हीकल की जो मोशन है, उस मोशन की स्टडी किसके अंदर आती है? फिजिक्स के अंदर आती है। मोशन ऑफ ए बॉल, एक बॉल है जो मूव कर रही है, फुटबॉल हो सकती है, क्रिकेट बॉल हो सकती है, भाई किसी बॉल को ऊपर फेंक दिया, किसी बॉल को सीधा फेंक दिया, तो उस बॉल की मोशन की स्टडी फिजिक्स में हम करते हैं, ठीक है। तो मतलब मोशन जो है, एवरी काइंड ऑफ मोशन, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन हो, वो फिजिक्स के अंदर ही हम करते हैं, ठीक है। सेकंड, जैसे मैंने लिखा हुआ है, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर इज फ्लोइंग, water is flowing in a river, in a canal. So the motion of water, how water is flowing, why water is flowing, water flow क्यों करता है, कब वो फ्लो करेगा, जब वाटर फ्लो करेगा तो उसकी किस पार्ट की क्या वेलोसिटी होगी, क्या उसका फ्लो रेट होगा, ये सब स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। ब्लोइंग एयर, वाई एयर इज फ्लोइंग, एयर फ्लो कर रही है, उसकी स्पीड क्या होगी, उसका वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा, ये सब भी फिजिक्स के अंदर ही आता है, ठीक है। रेनिंग, लाइटनिंग, अभी ये जो भी है ये मतलब एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन है, ठीक है। रेनिंग है, लाइटनिंग है, वाई रेनिंग अकर्स, वाई रेनिंग अकर्स, वाई लाइटनिंग अकर्स। लाइटनिंग क्यों होती है? ये लाइटनिंग आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म। तो ये सब जो है, ये सारे के सारे फिजिकल फिनोमिनन हैं, फिजिकल फिनोमिनन है, और इन सब की स्टडी किसमें आती है? फिजिक्स में आती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर हम और आउटसाइड द अर्थ की बात करें, तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन आवर सोलर सिस्टम। सो द मोशन ऑफ प्लैनेट्स
इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में ही हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई प्लैनेट्स जो मूव कर रहे हैं उनका पाथ कैसा है, उनकी किस पॉइंट के ऊपर क्या स्पीड है, कितनी उनके पास एनर्जी है, वो सब हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। सो सनलाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करती है, सनलाइट किससे मिलके बनी होती है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। रेनबो आप सभी ने देखा होगा, रेनबो, हाउ रेनबो गेट फॉर्म, कैसे बनता है रेनबो, उसमें कौन कौन से कलर्स हैं, कौन सा कलर ऊपर है, कौन सा कलर नीचे है, किस कलर रेनबो की शेप कैसी होती है, वो सब रेनबो के बारे में हम सीखने पड़ते हैं फिजिक्स में। तो जितने भी फिनोमिनन हैं इसमें कोई ये कोई लिमिटेड फिनोमिनन नहीं है, अनलिमिटेड है। जितने भी फिनोमिनन हैं फिजिकल यूनिवर्स के अंदर उन सब की स्टडी फिजिक्स है। तो आप देख सकते हो कि फिजिक्स बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। ओके, कुछ और फिनोमिनन मैंने लिखे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं मतलब बिल्कुल जो स्मॉलर साइज हैं या जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन फंडामेंटल पार्टिकल की स्टडी वो भी फिजिक्स के अंदर ही आती है। कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी। ओके, तो ये सब किसके अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर आता है। प्रोटॉन्स, कैसे प्रोटॉन्स आपस में न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे से बाउंड हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कैसे एक दूसरे से बाउंड हैं, तो वो सब फिजिक्स के अंदर आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब किसी मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं। जब किसी मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस आपने पढ़ा था 10th क्लास में, जो लास्ट चैप्टर होता है रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपने पढ़ा था। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। जो एटॉमिक बॉम्ब है और जो हमारा जो सनलाइट है, सन से जो लाइट हमारे पास आती है, तो वहाँ पे सन के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शंस चलती रहती हैं, और जो एटॉमिक बॉम्ब है वो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये जो फिनोमिनन थे, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक पेन से, तो ये सारे के सारे फिनोमिनन, इनके अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं उनका साइज रिलेटिवली बिगर साइज है। भाई कार है, बॉल है, वाटर फ्लो कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बड़े साइज की बात कर रहे हैं, तो ये जितने भी फिनोमिनन हैं, जितने ऑब्जेक्ट हैं, इनका साइज क्या है, बड़ा है। तो ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैं किन की बात कर रहा था, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था। अगर आप इसमें देखोगे 4th पॉइंट के अंदर, सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर भी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की ही रिएक्शन होती है। तो हम अब किसकी बात कर रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे साइज के पार्टिकल की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे साइज की। इनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इवन लेस देन माइक्रोमीटर। तो ये जितने भी फिनोमिनन थे, ये जो है जितने भी ऑब्जेक्ट थे, सभी क्या थे, माइक्रोमीटर से भी छोटे साइज के थे। तो इनको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिनका साइज बहुत छोटा हो, कितना छोटा, इतना छोटा कि उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, मतलब नेक्ड आई से उसको नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, या फिर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, सिर्फ उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनन हैं, ये सब फिनोमिनन कहाँ पे मिलने वाले हैं,
ये आपके एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो फिनोमिनन हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये आपके आते हैं क्वांटम फिजिक्स के अंदर। ये जो फिजिक्स है, ये जो फोर्थ आपका था, ये सब किसके अंदर आता है? ये आता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। क्वांटम फिजिक्स, तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम इन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो ये बड़े साइज के ऑब्जेक्ट हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, इनकी जो स्टडी है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स तो आसान है समझना इसको। छोटे साइज के जो पार्टिकल हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी फिनोमिनन हैं उनकी स्टडी किसमें करते हैं? क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। जो बड़े साइज के ऑब्जेक्ट हैं, स्टार है, बॉल है, अर्थ है, प्लैनेट है, दूसरे प्लैनेट हैं, ठीक है, बैग है, कोई भी रोड है, उन सब की जो स्टडी है वो किसके अंदर आती है? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती है, ठीक है। तो फिजिक्स को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, वन इज क्वांटम फिजिक्स एंड सेकंड वन इज क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स काफ़ी बड़ी है और क्लासिकल फिजिक्स जो है वो ओल्ड है, मतलब पहले डेवलप हुई है क्वांटम फिजिक्स से। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है वो काफ़ी ओल्ड है और जो क्वांटम फिजिक्स है वो आपकी मॉडर्न है, वो आपकी बाद में डेवलप हुई है। तो फिजिक्स को हमने डिवाइड किया कितने पार्ट में? दो पार्ट में फिजिक्स। वन इज क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, और सेकंड वन इज क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, तो बेसिक आइडिया आप लोगों को लग गया होगा क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में हम इसको पढ़ते हैं और क्लासिकल फिजिक्स में हम इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। जो आपकी क्लासिकल फिजिक्स है दिस इज ओल्ड, दिस इज ओल्ड, एंड जो आपकी क्वांटम फिजिक्स है दिस इज काफ़ी बाद में। और अगर मैं यहाँ पे बात करें, टाइम की बात करें, जो क्लासिकल फिजिक्स है इसको प्री 1900 AD ये भी बोलते हैं इसको, मतलब जो 1900 से पहले की जो फिजिक्स है, ठीक है, 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसको हम, वो क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है। 1900 के बाद जो नई चीज़ें, जो नई स्टडी फिजिक्स के अंदर ऐड होती गई, 1900 के बाद जो भी नई स्टडी हुई फिजिक्स के अंदर, जो नई चीज़ें ऐड हुई फिजिक्स के अंदर, उनको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। वो किसके अंदर है? वो किसका पार्ट है? क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। तो दिस इज पोस्ट 1900 AD। अब उसमें अगर मैं बात करूं कि भाई जो क्लासिकल फिजिक्स है इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। मैक्रो बड़े साइज वाले, माइक्रो छोटे, माइक्रो बड़े साइज वाले, माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे जुड़े हुए जितने फिनोमिनन हैं उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और क्वांटम फिजिक्स में माइक्रो, स्मॉलर साइज वाले, तो यहाँ पे आ गया माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टडी, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है फिजिक्स में। तो एक्चुअल में हमने इसमें क्या होता है, देखो जो हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक बड़े साइज के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड से बहुत ही स्मॉल होती है। जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं, उनकी जो स्पीड है वो क्या है? बहुत ही छोटी होती है,
लाइट मतलब बहुत ही कम होती है लाइट की स्पीड से। तो यहाँ पे देखो जो क्लासिकल फिजिक्स है इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं क्लासिकल फिजिक्स में वो बड़े साइज के होते हैं और उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से। इट इज़ वेरी वेरी लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 या इसको मैं ऐसे लिखूँ 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो काफ़ी हाई स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड तो बहुत हाई होती है। जो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे कोई कार है, एक कार मूव कर रही है, कार की स्पीड क्या हो सकती है 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 200 मान लो भाई, उससे ज़्यादा मतलब कार की स्पीड प्रैक्टिकली हम देखते ही नहीं डेली लाइफ में, ठीक है। तो ये जो स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर तो बहुत ही छोटी होगी ना 3 लाख किलोमीटर पर आवर से। तो बॉल की स्पीड देख लो, क्लासिकल फिजिक्स में बॉल की मोशन स्टडी करते हैं, बॉल की स्पीड क्या होगी, वो भी इवन आपकी 50 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होगी बॉल की, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती। और जितने भी फिनोमिनन हैं जैसे एयर इज फ्लोइंग, विंड फ्लो करती है तो उसकी स्पीड भी मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं होती, वो भी कम होती है। वाटर की स्पीड देख लो, और भाई जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, उनकी स्पीड भी लाइट की स्पीड से काफ़ी कम होती है। तो क्लासिकल फिजिक्स में जिन ऑब्जेक्ट की हम स्टडी करते हैं उन ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से काफ़ी कम होती है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की अगर हम बात करें, क्वांटम फिजिक्स में हम जिन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होती है। तो स्पीड जो होगी वो क्या होगी, स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इनके बेस पे क्या किया गया, फिजिक्स को डिवाइड किया गया है। ओके, अब जो फिजिक्स है आपकी पूरी, हम 11th 12th 2 साल के अंदर पूरी फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पूरी फिजिक्स के बेसिक इस 2 साल के अंदर पूरी फिजिक्स के बेसिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इन बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेते हो यहाँ पे, तो आपको आगे कोई भी स्टडी करोगे आप हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में, मास्टर में, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिजिक्स को समझने में, क्योंकि ये जो बेसिक्स हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। तो बेसिक्स के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी पूरी फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम बात करेंगे। अब जो पूरी फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं 2 साल में, उस फिजिक्स को हमने 5 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है। कितने चैप्टर्स में, 5 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है पूरी फिजिक्स को, और उन 5 चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे पूरे 2 साल में, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, दिस इज मैकेनिक्स। दिस इज मैकेनिक्स। सो व्हाट इज मैकेनिक्स? दिस इज ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ओल्डेस्ट ब्रांच, न्यूटन के टाइम में मैकेनिक्स में काफ़ी नई चीज़ें जुड़ गई, काफ़ी मैकेनिक्स के जो थ्योरीज थी या मैकेनिक्स को मतलब हमने बहुत अच्छे से समझ लिया न्यूटन के टाइम में। तो न्यूटन्स ने मैकेनिक्स में न्यूटन्स का जो कंट्रीब्यूशन है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मैकेनिक्स में। तो न्यूटन्स ने बहुत काम किया मैकेनिक्स में, न्यूटन ने और दूसरे फील्ड में भी बहुत काम किया है। मैकेनिक्स जो है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का, ठीक है। और उसके बाद देखो सेकंड जो चैप्टर आपका है, दिस इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में देखो भाई जो मोशन मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, मोशन के बारे में, चाहे वो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की हो, ठीक है। चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन हो, जैसे कार मूव कर रही है, कोई पर्सन दौड़ रहा है, ए पर्सन इज रनिंग, एक बॉल फेंक दिया आपने ऊपर की तरफ, ठीक है, उसकी स्टडी करनी है। आपने एक रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है, एक एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट वो मूव कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम मूव कर रहा है,
तो ये जितनी भी मोशन हैं उन सब की स्टडी किसके अंदर करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। सो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, सिंपली इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट मोशन एंड द कोज बिहाइंड द मोशन, जिसकी वजह से मोशन हो रही है। भाई मोशन किसकी वजह से होती है, फोर्स की वजह से, टॉर्क की वजह से। तो फोर्स और टॉर्क के बारे में भी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। नाउ सेकेंड वन इज द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो इज द वर्ड विच इज रिलेटेड टू टेम्परेचर और हीट। तो यहाँ पे हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, हीट ट्रांसफर की और टेम्परेचर की। जैसे एक चाय का कप है, अगर आपने चाय का कप रखा हुआ है ऐसे ओपन में, तो कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाएगा। तो क्या हुआ, उसमें से हीट, चाय का जो कप था उसका टेम्परेचर ज़्यादा था और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम था, तो जो हॉट कप ऑफ टी है उसमें से हीट ट्रांसफ़र होगी कहाँ पे, सराउंडिंग में। तो ये हीट ट्रांसफ़र है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आती हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। जितने भी हमारे हीट इंजन्स हैं, चाहे वो डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन हो, तो इंजन्स के अंदर भी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स पे ही वो बेस्ड है। हीट इंजन कैसे, उसमें इंजन के अंदर आग जलेगी, उससे फिर गैस रिलीज होगी, कितना प्रेशर होगा, कितना टेम्परेचर होगा। जितने भी आपके थर्मल पावर प्लांट हैं, कोल वाले जो पावर प्लांट हैं, जैसे हमारे हिसार में खेदड़ में जो थर्मल पावर प्लांट है, तो वहाँ पे पूरी थर्मोडायनेमिक्स का यूज है। वहाँ पे क्या करेंगे, कोल से स्टीम बनाएंगे, स्टीम से फिर जो टरबाइन है, स्टीम टरबाइन को रन करेंगे। स्टीम टरबाइन, अब वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, स्टीम कैसे बनाएंगे, बॉयलर के अंदर स्टीम बनाएंगे, तो वहाँ पे पूरी थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ होता है। तो आप देख सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल हैं, इंजन सभी के अंदर होता है। तो जो जितने भी इंजन हैं, हीट इंजन है, वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का यूज है। जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में भी तो हीट का ट्रांसफर होता है। जो हॉट ऑब्जेक्ट हैं उनमें से हम हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें से, तो वो ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर है, हीट इंजन है, थर्मल पावर प्लांट हैं, वो सब किस पे काम करते हैं। और सबसे कॉमन सिंपल चाय का कप, ठीक है, चाय का कप भी तो एक प्रोसेस है, एक फिनोमिनन है जो ठंडा हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो मेनली 11th के अंदर, 11th में हम मेनली ये दो चैप्टर ही पढ़ेंगे 11th के अंदर, ठीक है। तो 11th में हम क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ते, 11th में क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ते, 11th में सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स ही पढ़ते हैं। और क्लासिकल फिजिक्स में भी मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को ही पढ़ते हैं। और भी कई चैप्टर हैं क्लासिकल फिजिक्स में, जैसे अगर मैं थर्ड चैप्टर की बात करता हूँ, दिस इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो पूरा का पूरा चार्ज का ही पूरा खेल है। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, काफ़ी बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की। और इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, चार्ज की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज। यहाँ पे हम हीट और टेम्परेचर की स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे हम मोशन की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स काफ़ी बड़ा पार्ट है, मैकेनिक्स भी काफ़ी बड़ा था, ठीक है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ जो है क्लासिकल फिजिक्स का जो फोर्थ पार्ट है वो आपका आता है ऑप्टिक्स। आपने पहले सुना होगा, 10th में उसको अच्छे से आपने पढ़ा भी है 10th क्लास में। ऑप्टिक्स क्या होती है, दिस इज स्टडी ऑफ लाइट एंड द फिनोमिनन विच आर रिलेटेड टू द लाइट। जैसे आपका भाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, वाई स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल, ठीक है, ये लाइट का ही फिनोमिनन है। हमें दूसरे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, ठीक है, जो जितने भी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हैं,
भाई हमें आसपास की चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं, वो भी सब लाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, हमें लेंस के अंदर अपनी इमेज बनाते हैं, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, आपने पढ़ा 10th क्लास में। तो जितने भी लाइट से जुड़े हुए जितने भी फिनोमिनन हैं, उन सब की स्टडी किस में आती है, ऑप्टिक्स के अंदर आती है। तो क्लासिकल फिजिक्स, ये जो 4 पार्ट हैं फिजिक्स के, ये पूरे के पूरे क्लासिकल का पार्ट है, क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ये 2 आपने पढ़ ली किसके अंदर, 11th के अंदर। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स ये आप पढ़ोगे किसके अंदर, 12th के अंदर, 12th में पढ़ोगे आप। ठीक है, अब देखो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो फिजिक्स है ना, जो पूरी फिजिक्स है, वो हमने 2 साल में उसको कंप्लीट फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़नी पूरी फिजिक्स पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि भाई जो आपने 11th में पढ़ लिया उसका 12th वाले से कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, वो आपस में इंटरलिंक नहीं है, बिल्कुल पूरी फिजिक्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन बस हमने क्या किया, हाफ 11th में और हाफ 12th में पढ़ लेंगे, उसको डिवाइड कर दिया ऐसे। जो क्वांटम फिजिक्स में है, जो फिजिक्स का जो 5th पार्ट है, वो क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, क्वांटम फिजिक्स का। ये इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न नाम है इसका, क्यों है इसका नाम मॉडर्न, क्योंकि ये जो फिजिक्स है ये 1900 के बाद में ये फिजिक्स डेवलप हुई है। ठीक है, इसलिए इसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, और ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में देखो, अब हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गए। क्वांटम फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट पे आ गए, जैसे एटम के अंदर चले गए। एटम के अंदर जाके देखा हमने उसके अंदर क्या क्या है। अगर मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको, 1897 में 1897 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। इलेक्ट्रॉन को किसने किया, जे थॉमसन ने। एटम के अंदर देखा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं एटम के अंदर, उस एटम के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो फिर हम एटम के अंदर चले गए, इलेक्ट्रॉन्स मिले हमें वहाँ पे, फिर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे कहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब हमने देखा। फिर जे थॉमसन ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे होता है एटम का स्ट्रक्चर। फिर रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने एक और नया काम कर दिया। रदरफोर्ड ने क्या कर दिया, उसने बताया एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं हैं, उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होती है। क्या होती है, न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ ना कुछ होता है। वो आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें 20th सेंचुरी है, 1900 के बाद उसमें हमें पता लगा। तो उसके बाद की जितनी भी फिजिक्स में चीज़ें जुड़ी हैं वो सारी मॉडर्न फिजिक्स में आती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन है, सभी के हाथों में मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, एलईडीज हैं, आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्लायंस हैं, डिवाइसेस हैं, वो सारे के सारे क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस हैं वो सारे किस पे काम करते हैं, क्वांटम फिजिक्स पे काम करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स पे काम करते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब एक रिवोल्यूशन आ गई 1900 के बाद में, बहुत काम हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो जो मॉडर्न फिजिक्स है वो 1900 के बाद की फिजिक्स है। और मॉडर्न फिजिक्स को हम पढ़ेंगे 12th में, 11th में नहीं पढ़ने वाले, 12th में पढ़ेंगे। तो टोटल पूरी फिजिक्स को हमने ना 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसमें से जो हमारे फर्स्ट 2 हैं, मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये हम पढ़ेंगे 11th में, और रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स वो हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक है, तो अब इससे आपको ये पता लग गया हो कि भाई जो फिजिक्स है उसका तो बहुत ही वाइड यूज है। मैकेनिक्स, पूरा ऑटोमोबाइल्स, जितने भी व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ठीक है, एरोप्लेन, सभी की स्टडी सब किस पे डिपेंड करता है, जो पूरी की पूरी जो मोशन है वो मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो अगर मैकेनिक्स नहीं पढ़ेंगे तो
ऑटोमोबाइल को कैसे जोड़ाएंगे, ऑटोमोबाइल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो मैकेनिक्स है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज है। थर्मोडायनेमिक्स की हमने बात की। थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड फिनोमिनन हैं वो पढ़ते हैं। थर्मल पावर प्लांट है, हीट इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, और आपका जो है रेफ्रिजरेटर, तो ये सारी चीज़ें, गर्मी का लगना, सर्दी का लगना, ठीक है, गर्मी में सिकुड़, सर्दी में ऐसे सिकुड़ हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब के आंसर कहाँ पे हैं? इन सब के आंसर थर्मोडायनेमिक्स के पास हैं। तो सारी चीज़ें ये थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ गए, इलेक्ट्रिसिटी में आ गए। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आप सोच सकते हो कि लाइफ कैसी हो जाएगी। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। टुडे वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से जो चलता है। आजकल तो व्हीकल्स भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने लग गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो भी एक बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है, बहुत वाइड उसका यूज है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ऑप्टिक्स की बात करें, ऑप्टिक्स में भाई जितने भी जो हम स्पेक्स लगाते हैं, स्पेक्स क्या है, लेंस है, वो लेंस लगाते हैं। तो हमें कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, हमें कौन सा डिफेक्ट है विजन में, हमें फार साइटेडनेस है, लॉन्ग शॉर्ट साइटेडनेस है, ठीक है। तो ये ऑप्टिक्स के अंदर आ गया। जितने बाकी भी अगर हम बात करें लाइट की जो स्टडी है, भाई लाइट कितने कलर से मिलके बनी होती है, ठीक है, हमें कैसे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो ये सारी किसकी स्टडी, लाइट की स्टडी है। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे डेली लाइफ के अंदर ऑप्टिक्स का। तो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज है। मॉडर्न फिजिक्स में जो मैंने आपको बात की थी कि जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपकी एलईडीज हैं, जो भी है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सब किसके ऊपर बेस्ड है, मॉडर्न फिजिक्स पे बेस्ड है। तो जो पूरी फिजिक्स है इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने फिजिक्स को जाना कि फिजिक्स है क्या, कौन कौन सी चीज़ें फिजिक्स के अंदर हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि फिजिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, और पूरी फिजिक्स को 5 चैप्टर में डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या जान रहे थे, फिजिक्स का स्कोप जान रहे थे कि फिजिक्स का कहाँ पे यूज है, कहाँ फिजिक्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स हैज़ लॉट ऑफ स्कोप, वेरी वाइड स्कोप, और इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है बेटा कि जो हमें याद करनी हो। ये सारी चीज़ें बस समझने वाली चीज़ें हैं। तो मतलब डेली लाइफ हम चीज़ों को देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी फिजिक्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए और ईजी हो जाएगी जब एक बार आप फिजिक्स को पढ़ लोगे। पूरी फिजिक्स को समझने के बाद आपको पता लग जाएगा, हाँ ये वाली फिजिक्स का यूज़ है, यहाँ पे ये वाली फिजिक्स का यूज़ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का यूज़ है, यहाँ पे मैकेनिक्स का यूज़ है, यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे टॉर्क लग रहे हैं, यहाँ पे ये वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, तो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रटने की चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें समझने की हैं। और आपकी जो समझ है, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, जैसे आप पढ़ोगे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, और ये चीज़ें आपकी अपने आप अंडरस्टूड क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स का दूसरी ब्रांचेस के साथ क्या क्या रिलेशन है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।